करण आकर गाड़ी में बैठा और मधु को उसका फोन देते हुए बोला, तुम्हारा फोन। मधु ने फोन लिया तो वो अपना सीट बेल्ट बांधकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। मधु ने फोन देखकर तुरंत पूछा, करण मेरा पर्स, तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे साथ जा रहा है तो फिर तुम्हें पर्स की क्या जरूरत है? करण गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला। मधु मुस्कुरा दी, लड़कियों के पास पर्स सिर्फ पैसे रखने के लिए नहीं होता मिस्टर करण खुराना, उसमें जरूरत की और भी चीजें होती है। अगर अपने मेकअप के सामान की बात कर रही हो मधु तो रास्ते में ले लेना, करण फिर से बोला। मधु ने अपनी हथेली अपने सिर पर दे मारी, मेरा आधार कार्ड करण, उसके बिना महाकाल मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। करण सामने देखकर गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला, अपना फोन चेक करो। मधु ने पहले उसे देखा और फिर अपना फोन चेक करने लगी तो उसके व्हाट्सएप पर मंदिर में वीआईपी एंट्री का पास पहले ही आ चुका था। मधु ने तुरंत करण की ओर देखा तो वो गाड़ी को दाएं मोड़ते हुए बोला, आदि से कहकर मंदिर में एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है मैंने। मधु मुस्कुराने लगी, तभी उसके फोन की बेल बज उठी। मीरा का नंबर देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कॉल रिसीव की। गुड मॉर्निंग मीरा। गुड मॉर्निंग मेरी जान। मीरा बेड से उठते हुए मुस्कुराकर बोली, मधु कल रात की न्यूज़ देखकर तो मेरे और डैड की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। करण ने तुझे सबके सामने अपनी पत्नी मान लिया, पर मुझे ये बता कि वो रिद्धिमा वहाँ क्या कर रही थी? वो सब मैं तुझे मिलकर बताऊंगी, पहले तू मुझे ये बता कि तू आज कॉलेज जाएगी ना? मधु ने करण की ओर देखकर पूछा। मीरा अपनी अलमारी से कपड़े निकालते हुए बोली, हाँ कॉलेज के लिए ही रेडी हो रही हूँ, थोड़ी देर में तुझे पिक करती हूँ। नहीं मीरा, मैं घर पर नहीं हूँ, अभी अभी करण के साथ उज्जैन के लिए निकली हूँ। मधु झट से बोली, ओ इट्स ओके। अच्छा ये बता, कल रात तो सब कुछ ठीक हो गया, तो फिर तूने करण को अपने दिल की बात बताई या नहीं? मीरा का सवाल सुनकर मधु को वो सब कुछ याद आने लगा जो बीती रात हुआ था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो करण की ओर देखकर बोली, था बता दी। मीरा खुशी से चीखने लगी तो मधु की मुस्कुराहट और बढ़ गई। तभी मीरा ने फिर से पूछा, तू सच कह रही है? हाँ, मधु ने आहिस्ता से जवाब दिया। मीरा ने खुशी से बेड पर लेटकर पूछा, करण ने क्या कहा? तुम्हारी सुहागरात हुई या नहीं? हाँ वो भी हो गई, मधु झट से बोली, पर करण को देखते ही झेप गई और आगे कुछ नहीं बोल पाई। पर उसके इतना कहते ही मीरा उठकर बैठ गई और उसने आंखें बड़ी बड़ी करके पूछा, क्या कहा तूने? मधु ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि करण उसे ही देख रहा था। मीरा ने फिर से पूछा, तूने वही कहा ना मधु जो मैंने सुना? हाँ, मधु आहिस्ता से थोड़ा शर्माते हुए बोली। करण फिर से सामने देखकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। मधु की हाँ सुनते ही मीरा खुशी से इतनी जोर से चीखी कि उसकी आवाज करण को भी सुनाई दी और उसने तुरंत मधु की ओर देखा। तभी मीरा बोली, मधु मुझे अभी के अभी पूरी बात डिटेल में बता। अभी? मधु ने हैरानी से पूछा। हाँ अभी। मधु ने फिर से करण की ओर देखा और आहिस्ता से दबी आवाज में बोली, बाद में बताती हूँ ना, वो अभी मेरे साथ है। मीरा ने मुंह बना लिया। अच्छा ठीक है, अभी तो तू करण के साथ जा, पर वापस आते ही मुझे फोन करना और फिर सब कुछ बताना मुझे, क्योंकि मुझे भी जानना है कि इतनी बड़ी बात आखिर तेरी जुबां पर आई कैसे, और तेरे दिल की बात जानने के बाद करण का क्या हाल हुआ, और आगे भी बहुत कुछ। मधु मुस्कुरा दी। ठीक है, पर तू कॉलेज जाकर समीर से नोट्स ले लेना और मुझे सेंड कर देना। अब मैं फोन रखती हूँ, मंदिर पहुंचकर तुझे वीडियो कॉलिंग करूंगी। बाय। बाय मधु। मीरा भी मुस्कुराते हुए बोली। मधु ने उसकी कॉल कट की और फोन सीने से लगाकर मुस्कुराने लगी। मीरा भी अपने कमरे में खुशी के मारे उछलने लगी और फिर थक कर बेड पर बैठ गई। पर फिर उसे अचानक से ऋषभ का ख्याल आया और वो परेशान होकर बोली, लगता है मधु ने अभी तक ऋषभ को नहीं देखा, तभी वो इतनी खुश है। इससे पहले कि उस राक्षस की वजह से मधु की खुशियां उससे छिन जाए, तू खुद ही करण को उसके बारे में सब कुछ बता दे मीरा। वैसे भी करण ने कल रात ये प्रूव कर दिया है कि वो मधु से बहुत प्यार करता है और हालात चाहे जैसे भी हो जाए पर वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इस वक्त सिर्फ करण ही है जो मधु को उस राक्षस से बचा सकता है। इससे पहले कि मधु ऋषभ को देखे, मुझे करण को सब कुछ बता देना चाहिए। इधर करण ने ड्राइव करते हुए मधु की ओर देखकर पूछा, मधु तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? मीरा तुम्हारी बचपन की दोस्त है और उसे हमेशा अपनी खुशी की ज्यादा तुम्हारी खुशियों की परवाह होती है, पर फिर भी वो रोहित को लेकर तुमसे नाराज हुई, जबकि उसे तो ये बात पहले से ही पता थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो।
तो फिर वो तुमसे रोहित को लेकर नाराज कैसे हो सकती है, और कैसे तुमसे इतनी कड़वी बातें कह सकती? वही तो मुझे समझ नहीं आया करण। मीरा तो मुझसे भी पहले ये जान चुकी थी कि मेरे दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, फिर भी पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगा कि मैं उससे रोहित को छीन रही हूँ। और अगर मैं सच में रोहित से प्यार करती भी तो जिस मीरा को मैं जानती हूँ वो मेरी खुशी के लिए अपना प्यार तक मुझे दे देती। फिर भी शादी वाले दिन उसने मुझसे इतना कुछ कहा। मधु परेशान होकर बोली। करण भी सोच में पड़ गया, पर फिर वो मधु को परेशान देखकर बोला, मधु अब मीरा तुमसे नाराज नहीं है, इसलिए तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मधु मुस्कुराने लगी। करण भी फिर से ड्राइव करने लगा और मन ही मन बोला, मीरा की मधु से नाराजगी की वजह मुझे हजम क्यों नहीं हो रही। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, पर क्या, पता करना पड़ेगा। तभी मधु की नजर एक दुकान पर पड़ी जिसमें उससे कचौरी, समोसे और पोहे जलेबी के साथ साथ और भी खाने की चीजें नजर आ रही थी। वो तुरंत करण से बोली, करण मुझे बहुत जोरों की भूख लगी, प्लीज गाड़ी रोकिए। मैंने परसों रात को आपके साथ होटल में डिनर किया था, तब से कुछ नहीं खाया। करण ने तुरंत गाड़ी पर ब्रेक लगाया और हैरानी से उसे देखने लगा। तो मधु बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोली, वो कल मेरा सोमवार का व्रत था, इसलिए मैंने कल कुछ नहीं खाया, पर अब मुझे भूख लग रही है। करण अपनी उंगलियों को अपने माथे पर फेरते हुए बोला, ओह गॉड, दादी ने रात को तुम्हें खाना खिलाने को कहा भी था, पर तुम्हें रोता देख मैं भूल गया, और अभी भी मैं तुम्हें नाश्ते की टेबल से उठाकर ले आया। करण ने तुरंत अपना सीट बेल्ट खोला और मधु से बोला, चलो मधु पहले कुछ खाते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। करण ने गाड़ी से बाहर आते ही उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी से बाहर निकालते हुए बोला, पागल हो तुम मधु, मुझे बता नहीं सकती थी कि तुमने परसों से कुछ नहीं खाया। आप किसी को कुछ कहने का मौका देते हो क्या? मधु ने चिढ़कर पूछा। तो करण उसे घूरते हुए बोला, मधु मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, समझी। मधु आगे कुछ नहीं बोली। दोनों एक शॉप पर पहुंचे तो करण ने पूछा, क्या खाओगी? कचौरी। मधु के इतना कहते ही करण ने दुकानदार को इशारा किया तो उसने एक प्लेट में मधु को कचौरी दी। वो वहीं रखी एक बेंच पर बैठकर कचौरी खाने लगी और उसने करण से पूछा, आप कुछ नहीं खाएंगे? खाना तो रात में आपने भी नहीं खाया था और नाश्ता भी नहीं किया। मेरे लिए एक प्लेट पोहे, करण दुकान वाले से बोला। दुकानदार ने उसे पोहे दिए तो करण चम्मच से पोहे खाते हुए उसके पास आकर बैठ गया। तभी मधु ने उससे पूछा, करण आप मुझे बताएंगे नहीं क्या आप मुझे इतनी जल्दबाजी में घर से लेकर क्यों निकले? करण के हाथ रुक गए। उसने तुरंत मधु की ओर देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, अब प्लीज ये मत कहिएगा कि कोई बात नहीं है, क्योंकि इतना तो मैं आपको जान ही चुकी हूँ कि आप बिना वजह कुछ नहीं करते। मम्मा ने मुझे बताया था कि आपको आलू के पराठे बहुत पसंद है और उनके लिए आप अपनी करोड़ों की मीटिंग भी कैंसिल कर सकते हो, पर आप उन्हें छोड़कर मुझे हड़बड़ाहट में घर से ले आए, यहाँ तक कि आपने मुझे मेरा पर्स तक नहीं लेने दिया। क्यों? जब हम नाश्ता कर रहे थे मधु, तो मैंने ऋषभ को अपने कमरे से बाहर आते देखा। वो तुम्हें ना देख ले, बस इसलिए मैं तुम्हें बिना नाश्ता किए ही घर से ले आया। मधु मुस्कुरा दी। उसने अपनी कचौरी की प्लेट सामने टेबल पर रखी और करण के हाथ से उसकी प्लेट लेकर उसे पोहे खिलाते हुए बोली, करण मैं ऋषभ भैया से कभी नहीं मिली, इनफैक्ट मैंने उन्हें अभी तक देखा भी नहीं, पर मैं इतना तो जान चुकी हूँ कि शायद आपकी और ऋषभ भैया की आपस में नहीं बनती। पर करण, इससे ये सच तो नहीं बदल जाता ना कि वो आपके भाई है, और फिर गलतियां तो इंसानों से ही होती, हम अपनों की गलतियां तो माफ कर सकते है ना? बिल्कुल नहीं मधु, करण ऊंची आवाज में बोला। मधु उसे गुस्से में देखकर आगे कुछ नहीं बोल सकी और चुपचाप उसे पोहे खिलाने लगी। करण ने उसके हाथों से अपनी प्लेट ली और उसे उसकी कचौरी की प्लेट देते हुए बोला, इसे खत्म करो। मधु ने बिना कुछ कहे आहिस्ता से सिर हिलाया और चुपचाप खाने लगी। उसे उदास देखकर करण फिर से बोला, मधु ऋषभ मेरा भाई है, इसलिए मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसकी गलतियां कभी भी माफी के काबिल नहीं होती। वो बचपन से मुझसे इतनी नफरत करता है कि अगर जरूरत पड़े तो वो मेरी जान लेने से भी नहीं चुकेगा। और रिद्धिमा ने कल जो कुछ भी कहा है वो झूठ नहीं था मधु। शादी की रात जो कुछ भी हुआ वो सब ऋषभ की सोची समझी साजिश थी। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, मेरी बर्बादी। मुझे तोड़कर खुराना कंस्ट्रक्शन का मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहता है वो। ये सब सुनकर मधु भी बोली, करण अगर आपके और आपके भाई के बीच एक कुर्सी दीवार बनकर खड़ी है तो आप उस दीवार को गिरा क्यों नहीं देते? जरूर गिरा देता मधु,
पर अगर ऋषभ ने भाई बनकर मुझसे एक बार बात की होती तो। पर नहीं, वो मुझसे उस कुर्सी को छीनना चाहता है, और मुझसे अगर कोई कुछ छीनने की कोशिश करे तो मैं उसे वो चीज जीते जी तो कभी हासिल करने नहीं देता। करण की इस तरह की बातें सुनकर मधु कुछ नहीं बोली, पर थोड़ी परेशान हो गई। करण उसके करीब आकर बोला, ऋषभ जानता था कि जब नंदिनी मुझे शादी के मंडप में छोड़कर गई थी तो मैं टूट गया था। बहुत मुश्किल से मैंने फिर से जीना सीखा था मधु, इसलिए उसने इस बार भी मेरे साथ यही करना चाहा। ये सब सुनकर मधु कुछ सोचते हुए बोली, कमाल की बात है ना करण। एक नंदिनी वो थी जो आपसे प्यार के वादे करके आपको शादी के मंडप में अकेला छोड़कर आपकी जिंदगी बर्बाद करके चली गई, और दूसरी नंदिनी वो थी जो मेरी जिंदगी में दुर्गा माता का अवतार बनकर आई, और उसने अपनी परवाह किए बिना मुझे उस राक्षस से बचाकर मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। दोनों ही नंदिनी में कितना फर्क है करण, ठीक वैसे ही जैसे आप दोनों भाइयों में है। करण हल्के से मुस्कुराया और मधु की बांह पकड़कर बोला, मधु, ऋषभ की कोई याददाश्त नहीं गई है, वो सिर्फ याददाश्त जाने का नाटक कर रहा है, और उसके इस नाटक की वजह मेरी शादी तो बिल्कुल नहीं है। उसके दिमाग में जरूर कुछ बहुत बड़ा चल रहा है, पर क्या? बस यही जानना चाहता हूँ मैं। बस इसलिए मैं कल रात ऋषभ को लेकर खामोश रहा, और मैंने बड़े पापा को उसे खुराना मेंशन से निकालने नहीं दिया, क्योंकि वो जितना मेरे करीब रहेगा उतना ही उसके इस खेल को समझना मेरे लिए आसान होगा। मधु भी सोच में पड़ गई। करण बहुत प्यार से उसके गाल को छूकर बोला, मैं नहीं चाहता मधु कि वो मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें मोहरा बनाने की कोशिश करे। बस इसलिए मैंने बड़ी मोम की ये बात मान ली कि तुम ऋषभ के सामने ना जाओ। मधु ने अपने गाल पर रखी उसकी हथेली पकड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, आप फिक्र मत करिए करण, मैं ऋषभ भैया के सामने नहीं जाऊंगी, प्रोमिस। करण हल्के से मुस्कुराया और उसने पूछा, और कुछ खाओगी? मधु ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, गुलाब जामुन। तुम चलकर गाड़ी में बैठो, मैं लेकर आता हूँ, रास्ते में खा लेना। करण उसके गाल को छूकर बोला। मधु मुस्कुराते हुए गाड़ी की ओर चली गई। करण ने दुकानदार के पास आकर खाने पीने का ढेर सारा सामान लिया और फिर एक दोने में मधु के लिए गुलाब जामुन लेकर गाड़ी की ओर बढ़ा। वो सारा सामान मधु को पकड़ाते हुए बोला, ये पकड़ो। मधु इतना सब देखकर हैरानी से उसे देखने लगी। करण उसे गुलाब जामुन देकर गाड़ी में बैठा और उसने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। मधु मुस्कुराते हुए बोली, करण आप ना बिल्कुल मीरा के भाई हो क्या? करण ने उसकी ओर देखकर पूछा। तो मधु मुस्कुराते हुए बोली, हाँ करण, वो क्या है ना, जब कभी मैं और मीरा कहीं घूमने जाते हैं तो वो भी सफर के लिए ऐसे ही ढेर सारी खाने पीने की चीजें लेती है, और हम सारे रास्ते खाते हुए ही जाते हैं। ये सुनकर करण मुस्कुरा दिया। मधु भी मुस्कुराते हुए गुलाब जामुन खाने लगी, पर करण फिर से मीरा के बारे में सोचने लगा। वो मन ही मन बोला, शादी वाले दिन मीरा ने मधु का दिल इसलिए दुखाया क्योंकि उसे लगा कि मधु उसके और रोहित के बीच आ रही है। पर हैरानी की बात तो ये है कि हमारी शादी के बाद मीरा ने एक बार भी रोहित का नाम तक नहीं लिया। अगर रोहित उसकी जिंदगी में इतने मायने रखता है कि उसके लिए उसने उस लड़की का दिल दुखाया जिसमें उसकी जान बसती है, तो फिर तो मीरा को रोहित के साथ होना चाहिए, क्योंकि वो मधु और मेरी शादी से बहुत अपसेट है। मीरा को तो उसे संभालना चाहिए, पर मीरा उसके साथ ना होकर मधु के साथ हमारे घर आ गई, और फिर हमारे साथ मधु के घर चली आई। मेरी और मधु की शादी करवाने के लिए इतने सारे इत्तेफाकों का एक साथ होना कुछ अजीब है। आरव और एनी ये जानते थे कि मैं मधु से प्यार करता हूँ, तो मीरा भी तो ये बात जानती थी कि मधु मुझसे प्यार करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब में आरव और एनी के साथ मीरा भी शामिल थी। करण तुरंत आरव को फोन करने लगा, पर फिर रुक गया और मन ही मन बोला, मुझे मधु के सामने आरव से बात नहीं करनी चाहिए। कहीं अगर मैं गलत हुआ तो बेवजह मधु का दिल दुखेगा। उसने फिर से मधु की ओर देखा, जो बड़े मजे से गुलाब जामुन खा रही थी। करण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी उसके फोन की बेल बज उठी। आदि का नंबर देखकर करण ने कॉल रिसीव की। हाँ आदि, ऋषभ का चेकअप हो गया? जी सर, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, आदि हॉस्पिटल के रूम से बाहर आकर बोला। ऋषभ पर नजर रखना आदि, जब तक उसका चेकअप नहीं हो जाता वहां से एक पल के लिए भी मत हिलना। उससे कौन मिलने आता है, वो किससे क्या बातें करता है, मुझे सब जानना है, और चेकअप होते ही डॉक्टर से सबसे पहले तुम मिलोगे, समझे? यस सर। और कुछ भी करके ऋषभ का फोन चेक करो। शादी वाले दिन से अब तक उसने किस किस को फोन किया है और उसे किसके कॉल आए हैं।
मुझे इसकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए। जी सर। करण कॉल कट करने लगा तो आदि फिर से बोला, 1 मिनट सर। करण रुक गया तो आदि ने पूछा, आप रात 8 बजे तक इंदौर आ जाएंगे ना? आ जाऊंगा। मुझे याद है कि आज रात 8 बजे मिस्टर कुंद्रा ऑफिस आ रहे हैं और हमें उन्हें आज ही प्रेजेंटेशन देनी है क्योंकि वो कल सुबह कनाडा जा रहे हैं। आदि ने गहरी सांस ली और बोला, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, पर प्लीज टाइम पर आ जाइएगा। देर मत कीजिएगा वरना ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला जाएगा। शट अप आदि, करण चिढ़कर बोला। आदि झिझकते हुए फिर से बोला, और प्लीज सर, बलदेव सर को इस मीटिंग के बारे में मत बताइएगा क्योंकि उन्होंने मुझसे आपकी आज की सारी मीटिंग कैंसिल करने के लिए कहा था, पर आपके कहने पर मैंने ये मीटिंग कैंसिल नहीं की। नहीं बताऊंगा, अब फोन रखो क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ। आई एम सॉरी सर। आदि के सॉरी कहते ही करण ने बिना कुछ कहे कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और फिर से ड्राइव करने लगा। लगभग 40 मिनट में दोनों उज्जैन के रामघाट पहुंचे। करण ने जैसे ही गाड़ी रोकी तो मधु अपनी हथेली सिर पर मारते हुए बोली, हे महादेव, अब मैं डुबकी कैसे लगाऊंगी? करण तुरंत उसे हैरानी से देखने लगा तो वो गुस्से में उससे बोली, करण आप भी न हद करते हैं। मुझे ऐसे ही जल्दबाजी में यहाँ ले आए। अब आपकी वजह से मैं इतनी दूर आकर भी नदी में डुबकी नहीं लगा पाऊंगी। मेरी वजह से? करण ने गाड़ी से बाहर आते हुए पूछा। मधु ने भी अपना सीट बेल्ट खोला और गाड़ी से बाहर आकर करण से बोली, और नहीं तो क्या, आपने मुझे एक्स्ट्रा कपड़े तक नहीं रखने दिए, अब मैं नहाऊंगी कैसे? वैसे ही जैसे मैं नहाऊंगा और जैसे सारी दुनिया नहाती है यहाँ, करण ने जवाब दिया। मधु आंखें फाड़े उसे देखने लगी और फिर गुस्से से जाने लगी। करण ने उसकी बाह पकड़ी और उसे अपने पास लाकर बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम का एक और सॉल्यूशन है मेरे पास, सुनोगी नहीं? अपने सॉल्यूशन अपने पास ही रखिए आप, मैं अपनी परेशानी खुद सॉल्व कर लूंगी। मधु ने इतना कहकर खुद को करण से छुड़ाया और मुंह बनाकर घाट की ओर बढ़ने लगी। करण भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे आने लगा। मधु नदी के पास पहुंची और बाकी औरतों को नहाते देखकर मुंह बनाने लगी। तभी करण उसके पास आकर बोला, एक बार मेरी बात सुन लो, शायद नदी में डुबकी लगाने की तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए, वरना तुम्हें मुंह हाथ धोकर ही काम चलाना पड़ेगा। मधु ने मुंह बनाकर पूछा, बोलिए। करण मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा और उसमें से एक बैग निकालकर वापस मधु के पास आया और बैग उसे देते हुए बोला, ये लो तुम्हारी परेशानी का हल। मधु ने उसे हैरानी से देखते हुए बैग लिया और उसे खोलकर देखने लगी। बैग में उसके लिए कपड़े और टॉवल था। मधु के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत पूछा, करण ये सब आपने कब रखा? मैंने नहीं मधु, मम्मा ने ये सब गाड़ी में रखवाया था। अब तुम जल्दी से यहाँ बाकी औरतों के साथ नहा लो, मैं वहां उस तरफ डुबकी लगाकर आता हूँ। करण उसकी बाह छूकर बोला। मधु ने सिर हिला दिया। करण ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और बोला, अपना फोन दो मुझे, मैं हमारे फोन गाड़ी में रखकर लौट कर देता हूँ। यहाँ बहुत भीड़ है, कहीं फोन खो ना जाए। मधु ने बिना कोई सवाल किए उसे अपना फोन दे दिया। करण फोन लेकर गाड़ी की ओर बढ़ने लगा तो मधु मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू करण। करण ने पलटकर उसकी ओर देखा और मुस्कुराने लगा। मधु के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। करण बिना कुछ कहे चला गया। मधु भी नदी की ओर बढ़ने लगी। नदी में पानी गहरा था। वो 2-3 सीढ़ियां नदी में उतरी। उसने पहले नदी के पानी से अपने हाथ मुंह धोए और फिर वही लगे पाइप को पकड़कर ओम नमः शिवाय बोलते हुए नदी में डुबकी लगाने लगी। इधर करण ने भी अपनी शर्ट उतारी और नदी में कूद गया। मधु नहाकर बाहर आई। उसने वही घाट से पूजा की एक थाल ली और फिर से नदी में आकर नदी की पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद उसने थाल वही सीढ़ियों पर रखी और सूर्य देवता को जल चढ़ाने लगी। करण मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। जल चढ़ाते हुए मधु की नजर करण पर पड़ी, जो उसे ही देख रहा था। वो भीगी हुई थी, इसलिए करण के देखते ही वो झेप गई और नदी से बाहर आने के लिए पलटी, पर तभी वहां हो रही फिसलन की वजह से उसका पैर स्लिप हो गया। वो खुद को संभाल नहीं पाए और नदी में जा गिरी। वो पानी पर हाथ पैर चलाते हुए चीखी। करण ने जैसे ही उसे पानी में गिरते देखा तो तैरता हुआ मधु की ओर बढ़ा। आसपास खड़े लोग भी उसकी मदद के लिए शोर मचाने लगे। वहां खड़ा एक तैराक और कॉलेज के कुछ लड़के भी उसकी मदद के लिए नदी में कूदे, पर वो गहरे पानी की ओर बही जा रही थी। तभी करण ने आकर उसे पकड़ लिया। मधु ने अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़ ली। करण उसे लिए किनारे पर आया। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और सीढ़ियों से ऊपर आने लगा। मधु इतनी घबरा गई थी
कि उसने अपनी आंखें बहुत कसकर बंद की हुई थी। करण मधु को लेकर 2 सीढ़ी ही चढ़ा था कि अचानक उसके कदम रुक गए और उसे एक बार फिर शिमला वाला हादसा याद आने लगा। उसने हैरानी से मधु की ओर देखा, जिसने डर के मारे अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। करण उसे एकटक देखते हुए मन ही मन बोला, जब भी मैं मधु को भीगी हुई हालत में इस तरह अपनी बाहों में उठाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी इसे ऐसे अपनी बाहों में उठाया है। क्यों कल रात जब मधु मेरे बहुत करीब थी तब भी मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मधु के करीब आते ही मुझे उस शिमला वाली लड़की का एहसास क्यों होने लगता है। ये जिस तरह घबरा कर मुझे पकड़ती है और जिस तरह उस लड़की ने उस रात मुझे पकड़ा था, दोनों मुझे एक जैसा ही एहसास क्यों दिला रहे हैं। वो फिर से मधु की ओर देखकर उस लड़की के बारे में सोचने लगा। वो उसमें बार बार उस लड़की का चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था जिसे उसने उस रात टॉर्च की रोशनी में देखा था। तभी मधु ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोल ली। आंखें खोलते ही उसे अपनी आंखों के सामने करण का चेहरा नजर आया। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगी। करण उसे अपनी गाड़ी के पास लेकर आया और उसने उसे नीचे उतारकर पूछा, तुम ठीक हो? मधु ने उसकी ओर देखकर आहिस्ता से हाँ में अपना सिर हिला दिया। करण उसके गाल को छूकर बोला, जाओ मधु, चेंज करके आओ। उसने आहिस्ता से सिर हिलाया और चली गई। करण उसे जाते देख अभी भी बहुत परेशान था। उसे बार बार शिमला का हादसा याद आ रहा था। तभी अचानक मधु के कदम रुक गए और वो पलटकर करण के पास आई। क्या हुआ मधु? करण ने उसकी ओर देखकर पूछा। तो मधु झेपते हुए बोली, वो पूजा की थाल के पैसे देने हैं। करण ने अपनी गाड़ी से अपना वॉलेट निकाला और उसमें से 2000 का नोट निकालकर मधु को दिया। ये लो। करण सिर्फ 50 रुपये देने हैं उसे, वो 50 रुपये के लिए 2000 के छुट्टे कैसे देगी? मधु नोट देखकर बोली। करण ने अपने वॉलेट से 50 का नोट निकालकर उसे दिया तो मधु अपने कपड़ों का बैग लेकर वहां से चली गई। करण ये सब देखकर मन ही मन बोला, नहीं करण, अगर तू जो सोच रहा है वो सच होता तो मधु तुझसे अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच कभी नहीं छिपाती। तू बस अपने गिल्ट की वजह से ये सब सोच रहा है। भूल कर भी मधु से कुछ मत पूछना, वरना वो तो यही सोचेगी कि तू उसके चरित्र पर उंगली उठा रहा है, उस पर शक कर रहा है। तेरा मधु से इस बारे में कुछ भी पूछना या उसे कुछ भी बताना तेरे और उसके रिश्ते में ऐसी दरार ला सकता है जिसे तू सारी जिंदगी नहीं भर पाएगा। और कहीं अगर मधु तुझसे नाराज होकर तुझे छोड़कर चली गई तो तू उसके बिना कैसे जिएगा? नहीं करण, शिमला की उस रात को हमेशा के लिए भूल जा। मधु की खातिर बहुत मुश्किलों के बाद उसके आंसू थमे हैं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। उससे उसकी मुस्कुराहट छीनने का सोचना भी मत। उसने भी अपना बैग उठाया और चेंज करने लगा। कुछ देर बाद मधु चेंज करके वापस गाड़ी के पास आई, पर करण वहां नहीं था। वो वही गाड़ी से टिककर उसका इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद उसे आता देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर करण अभी भी परेशान सा वही सब सोच रहा था। करण जैसे जैसे उसके करीब आ रहा था, मधु को उसकी परेशानी साफ नजर आने लगी। उसे परेशान देखकर वो भी परेशान हो गई। करण गाड़ी के पास आया और बिना कुछ कहे चुपचाप गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मधु भी उसे देखते हुए गाड़ी में बैठी। करण ड्राइव करते हुए अभी भी वही सब सोच रहा था जो कुछ देर पहले हुआ था। क्या हुआ करण, आप परेशान लग रहे हैं? मधु ने आहिस्ता से पूछा। करण ने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ मधु, बस आगे से नदी के आसपास चलो तो संभल कर चलना। अगर आपकी परेशानी की वजह ये है तो मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद नदी के किनारे संभल कर चलूंगी, ताकि फिर कभी पानी में ना गिरूं। मधु मुस्कुराते हुए बोली। करण ने तुरंत उसकी ओर देखा पर कुछ बोला नहीं, लेकिन मधु फिर से बोली, अब तो मैंने आपसे प्रॉमिस भी कर दिया, अब तो थोड़ा मुस्कुरा दीजिए क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। करण मुस्कुरा दिया। मधु के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। दोनों कुछ देर में ही महाकाल मंदिर पहुंचे। करण ने अपने वॉलेट से मधु को 500 का नोट निकाल कर दिया और बोला, मधु जाकर वो सामने वाली दुकान से पूजा का सामान लो, तब तक मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ और अपनी सैंडल गाड़ी में ही रख कर जाओ। मधु ने अपनी सैंडल गाड़ी में ही उतारी और गाड़ी से बाहर आकर दुकान की ओर जाने लगी। करण भी गाड़ी पार्क करने चला गया। मधु ने पूजा की टोकरी के साथ एक सिंदूर की डिबिया और सुहाग का सारा सामान भी लिया। करण के आते ही दोनों वीआईपी गेट से मंदिर परिसर में आए। मंदिर में आते ही दोनों को याद आया कि वो दोनों पहली बार इसी मंदिर में मिले थे। दोनों को ही वो सब याद आने लगा जो उनकी पहली मुलाकात में हुआ था।
मधु को करण को पूजा के लिए अपना नारियल देना और खुद का गिरना याद आया, तो करण को भी गिरती हुई मधु को पकड़ना याद आया। दोनों के ही चेहरों पर मुस्कान आ गई और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इस मंदिर में हुई आपसे पहली मुलाकात के वक्त मैंने ये कभी नहीं सोचा था करण, कि अगली बार मैं इस मंदिर में आपके साथ आपकी पत्नी बनकर आऊंगी। मधु मंदिर की ओर बढ़ते हुए मुस्कुराकर बोली। करण ने उसे बहुत प्यार से देखा और बोला, सोचा तो मैंने भी नहीं था मधु, पर अब लगता है कि महादेव ने हमारी जोड़ी तो पहले से ही बना दी थी, बस हालातों ने हमें एक करने में इतनी देर कर दी। हमारे बीच कितना कुछ हुआ, तकरार हुई, नाराजगी हुई, एक दूसरे से नफरत भी हुई, पर फिर भी किस्मत हमें बार बार एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती थी। हमारी किस्मत ने हमें कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होने दिया। किस्मत ने नहीं करण। इन्होंने मधु महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर देखकर बोली। करण ने भी पिंडी की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। मधु ने अपनी साड़ी से अपना सिर ढांका और करण के साथ आगे बढ़ी। वो पंडित जी की ओर पूजा की टोकरी बढ़ाते हुई बोली, पंडित जी इसमें सिंदूर की डिबिया भी है, वो पिंडी से छुआकर दे दीजिए। पंडित जी ने पूजा की टोकरी ली और सिंदूर की डिबिया भगवान से छूकर मधु को दे दी। दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर में बने दुर्गा माता के मंदिर में आए। मधु ने सिंदूर की डिबिया और सुहाग का सारा सामान पंडित जी को दिया और बोली, पंडित जी अभी 2 दिन पहले ही हमारी शादी हुई है, मुझे माता रानी को ये सिंदूर और सुहाग का सामान अर्पित करना है। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, आओ बेटा। मधु वहीं बैठकर उनके बताए अनुसार माता रानी को सारा सामान अर्पित करने लगी। पंडित जी ने माता रानी को चढ़ाया, थोड़ा सा सिंदूर उठाकर डिबिया में डाला और डिबिया टोकरी में रखकर मधु को देते हुए बोले, बेटी इस डिबिया का सिंदूर कभी खत्म मत होने देना, जब थोड़ा बचे तो इसमें और सिंदूर मिला लेना, ताकि ये डिबिया हमेशा भरी रहे और हमेशा यही सिंदूर अपनी मांग में भरना। महाकाल काल से तुम्हारे पति की रक्षा करेंगे और तुम्हारा सुहाग हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। इतना कहकर पंडित जी ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।